सैनिक बर्फ से ढके परित्यक्त अपार्टमेंट ब्लॉक पर उतरते हैं क्योंकि हम अजीब मुड़े हुए जीवों को आकाश में गुर्राते हुए देखते हैं। इस इमारत के मलबे से एक अकेला इंसान दिखता है, खून से सना हुआ और बर्फ से लड़खड़ाता हुआ। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उसकी हर हरकत पर नजर रखता है क्योंकि पुल पर सैनिक गोली चलाने की तैयारी कर रहे हैं। छाती पर कई विस्फोटों के बावजूद वह बस इन्हें एक तरफ धकेल देता है और चलता रहता है। फिर हम दुनिया को एक बहुत ही अलग जगह खोजने के लिए 1 महीने पीछे चले जाते हैं। दूर से झिंगुरों की चहचहाहट से हरी भरी हरियाली वातावरण को निगल जाती है। हमारा नायक चा ह्यून-सू शहर में आता है। वह अकेला रहता है और स्पष्ट रूप से शर्मीला है। बाहर लॉन काटने वाले रखरखाव करने वाले व्यक्ति के साथ अड़ियल व्यवहार करता है। ऊपर अपने अपार्टमेंट में वह अंधेरे में बैठा है क्योंकि पर्दे उड़ रहे हैं और बाहर पुलिस सायरन बजा रही है। यह विचार करते हुए कि क्या उसे मरना चाहिए या नहीं, ह्यून-सू अंततः छत पर जाता है और किनारे की ओर देखता है। हालांकि उसके सामने अपार्टमेंट ब्लॉक में ली यून्यू नाम की एक लड़की नृत्य कर रही है और अपनी बैले चाल का अभ्यास कर रही है, जिससे उसका ध्यान भटक गया है। ह्यून-सू से पूछताछ करने के बाद कि वह क्या कर रहा है, अंततः वह उससे कहती है कि वह मर न जाए क्योंकि इससे इमारत में बाकी सभी लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। नीचे सुरक्षा गार्ड को उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कार्यालय में लगाए गए बिस्तर को लेकर डांटा है। हालांकि उसे भोजन का एक पैकेज मिलता है, यह दावा करते हुए कि अंदर की मछली एक निवासी के लिए है। जैसे ही वह कंटेनर खोलता है, तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है। इसे ठीक करने के बाद वह ह्यून-सू का स्वागत करता है, जो अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। हालांकि इससे पहले कि वह माफी के तौर पर बियर की एक बोतल थमा दे, इस आदमी के साथ कुछ स्पष्ट रूप से गड़बड़ है और ह्यून-सू को इसका एहसास हो गया है। वह झांक के छेद से जांच कर रहा है कि वह क्या कर रहा है। इस बीच जीसू अंततः काम पर जाने से पहले अपने कमरे में बैठकर धूम्रपान करती है। अपनी पीठ पर बास गिटार के साथ वह लिफ्ट का इंतजार करती है। तभी उसकी मुलाकात एक अन्य निवासी से होती है, जो एक पागल महिला है जो बिना किसी बच्चे के गाड़ी चलाती है। जीसू को जल्द ही पता चलता है कि यह महिला दुहक से पीड़ित है क्योंकि जंग जेहून ने दालान में उसे अपना परिचय दिया। वह कोरियाई भाषा के शिक्षक होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी हैं। हम यहाँ कई अन्य निवासियों को देखते हैं, जिनमें एक संदिग्ध दिखने वाला पियोन सांगवूक भी शामिल है, जो फर्श पर किसी को प्रताड़ित करते हुए अपने कमरे में धूम्रपान कर रहा है। टेप में लिपटा हुआ यह आदमी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि सांगवूक ने उस आदमी के मुंह में अपनी सिगरेट ठूंस दी है। इस बीच ह्यून-सू को पता चलता है कि उसे एक गेम के आगामी रीमेक के लिए परीक्षक के रूप में चुना गया है। ऐसा करने के लिए उसे 25 अगस्त को जी टावर पर जाने के लिए कहा गया है। शाम ह्यून-सू अपना पार्सल लेने के लिए निकला, लेकिन उसे फर्श पर खून का धब्बा मिला। रेमियोन नूडल्स का ब्रेडक्रम्ब निशान और मदद की गुहार लगाती एक महिला अंत में दरवाजे पर अपने पड़ोसी से बात। वह उसे बताती है कि उसकी बिल्ली चली गई है और उससे खुलकर बोलने का अनुरोध करती है। हालांकि जब वह उसकी बाहों को देखने के लिए कहता है तो वह पूरी तरह से हैंडल से उड़ जाती है और दूर भाग जाती है क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा होता है। जैसे ही ह्यून-सू बाहर जाता है, वह पाता है कि लड़की चली गई है। इसके बजाय वह सांगवूक के सामने फर्श पर गिर जाता है, जो जीसू के दरवाजे के बाहर है, और किसी तरह धातु को भी मोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि और क्या किया जाए। वह बेसबॉल का बल्ला पकड़ लेती है। सुरक्षा गार्ड के चले जाने, दरवाजों पर ताला लग जाने और एक हत्यारे के फरार हो जाने के बाद सभी निवासी मुख्य प्रांगण में इकट्ठा होकर यह तय करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। अंततः वे प्रबंधक के कार्यालय में पहुंचने में सफल हो जाते हैं, जहां फायर फाइटर यिक्यूंग आपातकालीन सेवाओं के लिए घंटी बजाता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से व्यस्त पाता है। फोन लाइनें बंद होने और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था गलती से सक्रिय होने के कारण वे गलती से मुख्य द्वार भी खोल देते हैं। हालांकि यह शायद सबसे अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि उन्हें दरवाजे के ठीक बाहर एक अजीब प्राणी मिलता है। जैसे ही इसका मुंह खुलता है और एक घुमावदार तंबू के साथ कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। रेजिडेंट इविल के राक्षसों के फ्लैशबैक को निश्चित रूप से यहाँ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह उग्र हो जाता है। हालांकि यूनह्योक एक आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ लेता है और कार्यभार संभाल लेता है और उन्हें शटर बंद करने और जीव को दूर रखने का काम सौंपता है। यह थोड़ी देर के लिए स्पर्श और जाना है, क्योंकि जीक्यूंग प्राणी को उनके पास आने से ठीक पहले समय पर वापस आने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही निवासी इकट्ठा होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि बाहरी दुनिया को इन प्राणियों ने तबाह कर दिया है, जिन्होंने कब्जा कर लिया है। जैसे ही प्राणियों में से एक प्रोटीन गुर्राता है,
अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर के निवासियों को एहसास होता है कि जैसा कि वे जानते हैं कि दुनिया उल्टी हो गई है। अपने कमरे में यूनसू की नाक से बहुत अधिक खून बहने लगता है। हम स्वीट होम के दूसरे एपिसोड की शुरुआत 19 साल के यूनसू को घर पर देखने से करते हैं और उसकी बाह पर चोट के निशान खुद को नुकसान पहुंचाने का संकेत दे रहे हैं। वह वीडियो गेम खेलना जारी रखता है और पारिवारिक यात्रा पर जाने की अपनी मां की विनती को नजरअंदाज कर देता है। उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से परिवार को विभाजित कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे कार में बहस करते हैं, उनके पिता की नाक से बहुत खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अपने परिवार में जीवित रहने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में यूनसू को जीते गए 30 मिलियन दिए गए हैं, लेकिन वह अपने पीछे छोड़ी गई थोड़ी सी धनराशि को माफ कर देता है। यह हमें वर्तमान तक ले जाता है, क्योंकि सांगवुक पर पहले से ही पागल लड़की द्वारा सीढ़ी पर हमला किया जाता है। अपनी पीठ से एक टुकड़ा काटने के बाद वह लड़की को पीट पीट कर मारता है और उसे लहूलुहान स्थिति में छोड़ देता है। इस बीच सूंग यीक्युंग को शव को दालान से हटाने में मदद करता है और अंततः उसकी एक तस्वीर उसके परिवार को भेजता है। हालांकि नीचे तहखाने में जीसू ने सुरक्षा गार्ड को हंसते हुए और मैनेजर हान को बुलाते हुए पाया। जैसे ही उसके चेहरे से खून बहता है, वह उस आदमी को सहजता से थप्पड़ मारती है, इससे पहले कि यूनह्योक उसे उसकी मुश्किल से बचाता। इस सारे नरसंहार के बीच सभी निवासियों को एक आपातकालीन संदेश प्राप्त होता है, जो पुष्टि करता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही वे समाचार देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह बीमारी देशव्यापी है और अभी वे क्षति नियंत्रण मोड में हैं। सीढ़ियों पर प्राणी फिर से खड़ा हो जाता है, मुड़ता है और टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि वह अन्य निवासियों की ओर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। मुख्य आइलैंड में समूह यह तय करने के लिए इकट्ठा होता है कि क्या करना है और विचार करना चाहिए कि क्या उन सभी को 7वीं मंजिल पर फिर से इकट्ठा होना चाहिए या नहीं। लड़ाई अनिवार्य रूप से छिड़ जाती है, क्योंकि हर कोई आगे के सर्वोत्तम विकल्प पर असहमत होने लगता है। सांगवुक के आगमन से जल्द ही कमरे की गतिशीलता बदल जाती है। यह देखते हुए कि उसे काट लिया गया है, अन्य निवासी उससे दूर भागते हैं, इससे पहले कि अंततः उसे छेड़ा जाता और जमीन पर गिरा दिया जाता। 8 घंटे बाद यूनसू अपनी नाक से खून बहने से बचाने के लिए संघर्ष करता है। वह ऑनलाइन रहता है और कई लोगों को इस बीमारी के बारे में बात करते हुए देखता है और कैसे वे इसे अभिशाप कह रहे हैं। किसी को भी यह पता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और जिस दर से यह फैल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वे कोई ऐसा समाधान ढूंढ पाएंगे जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु नहीं होगी। दुर्भाग्यवश आगे शोध करने का मौका मिलने से पहले ही इंटरनेट कनेक्शन टूट गया और बंद हो गया। यूनसू गलती से उस प्राणी को अपने कमरे में आने देता है, जो अब एक बड़े हो चुके ग्रेमलिन जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई है और उसका आधा सिर गायब है। कम से कम यह एक तनावपूर्ण मामला है, क्योंकि यह कमरे के चारों ओर लड़खड़ाता है, जबकि यूनसो इस प्राणी को अंततः लड़खड़ाते हुए देखने के लिए काफी देर तक अपना धैर्य बनाए रखता है। सांगवुक को बांधकर और शटर के पीछे रखकर सेउंगवान जवाब के लिए सुकह्यून की ओर मुड़ता है, क्योंकि वह अब उनका अस्थायी नेता है। चाकू और गैस मास्क से लैस वह सांगवुक पर वार करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन झिझकता है। यह सांगवुक के लिए सुकह्यून के चेहरे पर सिर से वार करने के लिए काफी बड़ा विराम है। इस बीच जेहुन और जीसू लिफ्ट में पिटे हुए आदमी को ढूंढते हैं। पूर्व स्पष्ट रूप से जानता है कि वह सांगवुक का बंदी है, लेकिन फिलहाल उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया है। हथौड़े से लैस होकर वह शिकार में उनके साथ शामिल हो जाता है। अन्यत्र समूह के बाकी सदस्य इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या डे केयर सेंटर को छोड़कर चले जाना चाहिए या कुछ समय के लिए वहीं रहना चाहिए। हालांकि निर्देशक जिनोके इस विचार के खिलाफ हैं। यूनह्योक ने शांति से अपना तर्क बंद कर दिया और अंततः चली गयी। एक कमरे में एक निवासी ने फांसी लगा ली, जिससे जीसू की बुरी यादें ताजा हो गयीं, जिसे अपने अतीत के एक चेहरे को बिल्कुल वैसा ही करते हुए देखना याद है। वह जो कोई भी था, उन्होंने एक पोस्ट-इट नोट छोड़ा जिसमें बताया गया कि गिटार अब उसका है। यूनसू नीचे अपार्टमेंट ब्लॉक में एक निवासी की मदद करने का साहसिक निर्णय लेता है। तंबू से जुड़ा हुआ एक विशाल नेत्रगोलक इमारत की ओर बढ़ता है और उसे कसकर भींचते हुए लिपट जाता है। ऐसा होने से उसके पड़ोसी डूसिक को नेत्रगोलक को अलग करने और बहुत देर होने से पहले यूनसू की जान बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। साथ में वे टीम बनाकर बच्चों को बचाने का निर्णय लेते हैं। यह जानते हुए कि उसका फोन राक्षसों को आकर्षित कर सकता है, वह बाहर निकलने की तैयारी करता है और डूसिक से उसके अपार्टमेंट में मिलता है।
यह पता चला कि वह व्हीलचेयर पर है और उसके पास उपयोग करने के लिए उपकरणों का एक सुंदर सेट भी है। हालांकि वह यूनसू को राक्षसों का आमने सामने मुकाबला करने के बारे में चेतावनी देता है और उसे अधिक चतुराई से खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक उछाल भरी गेंद के रूप में खेला जाता है, जिसका उपयोग आधे सिर वाले ग्रेमलिन प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। यूनसू प्राणी के पीछे छिपने और अपने अस्थायी भाले से उसे बिजली का झटका देने में सफल हो जाता है। इस बीच सुकह्यून उस सुविधा स्टोर में पहुंच जाता है जहां यिक्यूंग भी होता है। इस स्टोर के अंदर का खाना वस्तुतः वही है जो उनके पास बचा है और यिक्यूंग और यूनह्योक दोनों इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तव में वे दोनों इस बात पर काम करना शुरू कर देते हैं कि भोजन की राशनिंग कैसे की जाए और यदि वे कुछ समय के लिए वहां फंसने वाले हों तो इसे कैसे बनाए रखा जाए। सुकह्यून हालांकि कुछ भी साझा करने को तैयार नहीं है। इस बीच यूनसू गलियारे से नीचे उतरता है और दोनों बच्चों के पास पहुंचने में कामयाब होता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। दुर्भाग्य से चीजें तब सबसे खराब हो जाती हैं जब यूनसू की हालत खराब हो जाती है और उसकी नाक से फिर से बहुत अधिक खून बहने लगता है। केवल इस बार उसकी आंखें काली हो गई हैं। पारिवारिक यात्रा की पुनरावृत्ति के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार यूनसू कार में है और अपने माता पिता से कह रहा है कि उन्हें मर जाना चाहिए। यह सब निश्चित रूप से एक बुरा सपना है और जैसे ही उसका छाया संस्करण दर्पण में खतरनाक रूप से देखता है, यूनसू चौंक कर जाग जाता है। हालांकि उसकी आंखें अभी भी काली हैं। अपार्टमेंट में एक और राक्षस के आने, दीवारों को टुकड़े टुकड़े करने और बच्चों को निकालने की कोशिश करने से यह और भी बदतर हो गया है। जीसू और जेहुन ने हंगामा सुन लिया और यूनसू के पीछे जाकर राक्षस को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ में वे यूनसू को सुरक्षा के लिए खींचते हैं, लेकिन उसकी काली आंखें देखते हैं जो अचानक धुंधली हो जाती हैं। वह उन दोनों से मदद मांगता है क्योंकि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। दुर्भाग्य से पहले का अंधा ग्रेमलिन राक्षस वापस लौट आता है, लेकिन दोनों बच्चे उसके पहुंचने से पहले ही सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों राक्षस एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों का ध्यान भटकने के साथ बच्चे तेजी से कक्ष 1408 की ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से वे अकेले नहीं हैं क्योंकि विशाल जानवर उनका पीछा करता है और भी करीब आ जाता है। हालांकि मदद का एक अप्रत्याशित स्रोत मायुंगसुक के रूप में आता है जो अपनी खाली गाड़ी के साथ आती है। अपनी परेशानियों के लिए वह तुरंत चेहरे पर एक तेज मुक्का मारती है जब वह अपने बगल में फर्श पर अपने मुस्कुराते हुए बच्चे को देखती है। जैसे ही वह मंद मंद मुस्कुराती है, यह राक्षस उसके शरीर पर मुक्का मारता है। समूह एक साथ काम करते हैं और राक्षस को काफी देर तक विचलित करने में कामयाब होते हैं ताकि वे डूसिक के अपार्टमेंट तक पहुंच सकें। प्रतीत होता है कि ठीक हो चुका मायुंगसुक भी ऐसा कर लेता है और उसी काली आंखों वाले संक्रमण से भी ठीक हो जाता है जो यूनसू को हुआ था। जेहुन बड़े राक्षस को खिड़की तक ले जाने में कामयाब हो जाता है, जहां वह उस पर झपटता है और अंत तक गिर जाता है। संभवतः वैसे भी जब सांगवूक समाचार की जांच करता है और वर्तमान राक्षसी महामारी के बारे में एक प्रसारण देखता है तो वह अपना कंधा ऊपर उठाता है। मुंह से खून बह रहा है। राष्ट्रपति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह लड़खड़ा जाता है और असंगत रूप से बड़बड़ाना शुरू कर देता है तो गोलियों की आवाज से प्रसारण समाप्त हो जाता है। निःसंदेह यह और अधिक घबराहट का कारण बनता है। वह घबराहट सुकह्यून द्वारा खुद को सुविधा स्टोर के अंदर बंद करने और किसी और को अंदर जाने से मना करने के रूप में सामने आती है। खैर, कमरा 802 जिसे सांगवूक ने पीटा था का निवासी भोजन से भरे सूटकेस के साथ आता है। वह इसे सभी के साथ साझा करता है, लेकिन अस्तर पर खून का धब्बा उन लोगों में से कुछ के लिए खतरे की घंटी बजाता है जिन्हें वह भोजन सौंपता है। कक्ष 1408 में टीम को थोड़ी देर की राहत मिलती है और वे एक साथ बिताए गए समय के बारे में सोचते हैं कि वे आगे क्या करेंगे। अंततः यूनसू ने स्वीकार किया कि वह संक्रमित है और जीसू के साथ एक समझौता करता है कि यदि उनमें से कोई भी मुड़ता है तो वे दूसरे को मार देंगे। केवल जिनोके अपनी बेटी को अपार्टमेंट ब्लॉक की ओर भागते हुए देखती है, जो सभी निवासियों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सामने के दरवाजे पर क्या किया जाए। सुंग बाहर भागता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक तेज तंबू आगे निकलता है और उसे और जिनोके की बेटी दोनों को सूली पर चढ़ा देता है और उनकी जीवन शक्ति चूस लेता है क्योंकि वे समूह में एक खूनी ढेर में रह जाते हैं। 2 लोगों की मौत और निवासियों के अस्तव्यस्त होने के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए यूनह्योक को दोषी ठहराता है। वह भी स्पष्ट रूप से हैरान है और निवासियों को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। तारीख 18 अगस्त है
और यह आधिकारिक तौर पर कारावास का चौथा दिन है। जी क्यूंग का झरोखों में एक प्राणी के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ है जो रेजिडेंट इविल मिलिकर से भिन्न नहीं है। वह खुद को इसके राक्षसी जाल से मुक्त करने में सफल हो जाती है, लेकिन सांगवोन की घंटी बजते ही वह खुद को अपने फोन से दूर और फंसी हुई पाती है। हालांकि वह यूनह्योक के पास वापस आ जाती है, लेकिन उसे यह जानने के लिए डांटती है कि आसपास एक राक्षस छिपा हुआ है। जैसे ही वह लड़खड़ाती है, हवाई हमले के सायरन बजने लगते हैं और हम कोरिया के आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में और अधिक सुनते हैं। वह खुरदरापन तब और भी बदतर हो जाता है जब वह मुख्य आलिंद की ओर जाता है जहां बाकी निवासी होते हैं। सुकह्यून ह्यूनसू से छुटकारा पाना चाहता है, उसे अपनी आजीविका के लिए खतरा मानता है, लेकिन अंततः वे सभी उसके भाग्य पर मतदान करने का फैसला करते हैं। यह तार के ठीक नीचे तक चला जाता है जब तक कि अंतिम नोट अमान्य होने की पुष्टि नहीं हो जाती, और ऐसे ही सुकह्यून संक्रमित हो जाता है और नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। जब वह जागता है तो वह खुद को ह्यूनसू के साथ अलग थलग पाता है। हालांकि जी क्यूंग खुद को पेट की खराबी से पीड़ित पाती है। जब वह यह समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, जीसू जिनोके को सांत्वना देती है जो अपनी बेटी की मौत पर शोक मनाता है। जीसू बाथरूम में जाता है और दीवार के सामने बैठा हुआ एक बेसबॉल बैट देखता है। इससे अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी मदद करने वाला लड़का गिटार का मालिक भी है। वर्तमान में सांगवूक शिकार पर जाता है और कमरा 802 निवासी को ढूंढता है जिसे वह पहले से प्रताड़ित कर रहा था। सांगवूक उसे तब तक पीटता रहता है जब तक कि लड़का भाग नहीं जाता है, दूसरों को समझाता है कि उसे अभी बंद रखा जाए। यह उसे ह्यूनसू और सुकह्यून के समान कमरे में देखता है। वह ह्यूनसू का सामना करता है और उससे पूछता है कि वह उसके जैसा राक्षस कैसे बन सकता है, क्योंकि ह्यूनसू अपनी खुद की चिंताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। अपार्टमेंट में ऊपर डूसिक बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे एक बड़ी थैली मिलती है जिसके अंदर एक बच्चा भरा हुआ लगता है। हाथ में बंदूक लेकर उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रहता है और अपने अगले कदम के बारे में विचार विमर्श करता है। यूनह्योक द्वारा ह्यूनसू को बुलाने और उसे अलगाव से बाहर ले जाने से होती है। यह पता चला है कि वह अब से सभी खतरनाक काम करने जा रहा है और इसमें डूसिक को ढूंढना और उसे उसकी दुर्दशा से बचाना शामिल है। जैसे ही हम डूसिक में वापस आते हैं, वह बाथरूम के बारे में विचार विमर्श करता है। यह कार्य तब और अधिक कठिन हो जाता है जब उसे अपनी बेटी के बारे में मायुंगसूक की कहानी याद आती है। आखिरकार उसने दरवाजा बंद करने और अभी वहीं रुकने का फैसला किया। यूनह्योक अंततः सांगवोन का समर्थन करता है। बंद दरवाजा खोलते हुए ह्यूनसू पीछे हट जाता है जबकि सांगवूक आगे बढ़ जाता है। यह बहुत ठंडा है, लेकिन कुछ ऐसा है कि वह यूनियो के साथ सहयोग करता है और उसे बताता है कि ह्यूनसू इस आने वाली लड़ाई में उपयोग करने के लिए उनका सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि पहले के वोट पूरी तरह से वैध थे और बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने शुरू में करने का इरादा किया था। जैसे ही वे बात करते हैं, यूनसियो क्रुक्रू ब्लॉग का उल्लेख करता है जो उसने ऑनलाइन देखा था, विशेष रूप से एक पोस्ट की यह वास्तव में एक बीमारी नहीं है बल्कि वास्तव में एक अभिशाप है। ऊपर की मंजिल पर सांगवूक और ह्यूनसू जलते हुए कमरों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए एक साथ काम करते हैं, क्योंकि एक धड़कते नारंगी दिल के साथ बिजली की तेजी से चलने वाला राक्षस आता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। शुक्र है कि हमारे दो नए पात्र तैयार हैं और मैदान में उतर रहे हैं, यूरी नामक एक क्रॉसबोधारी लड़की और उसका बुजुर्ग मरीज। सांगवूक कमरा 802 की ओर जाता है और सेउंगजे के सामानों की जांच शुरू करता है। पिछले एपिसोड में अपने द्वारा स्वाइप की गई चाबियों का उपयोग करते हुए ह्यूनसू, जीसू और बूढ़ा व्यक्ति डूसिक को पकड़कर अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अंदर ह्यूनसू बाथरूम में अपने लिए थैली देखता है और सोचता है कि आगे क्या करना है। इस बीच सांगवूक बेसमेंट की ओर जाता है, लेकिन सेउंगजे उसकी आंखों पर पट्टी बांध लेता है जो हथौड़े से उसके सिर पर कई बार वार करता है। आखिरकार सेउंगजे को उसकी मिठाइयाँ मिल जाती हैं क्योंकि सांगवूक इस आदमी को पीट पीट कर लुगदी बना देता है। अपने बेजान शरीर को सामने की ओर खींचते हुए वह शटर उठाता है, हथौड़ा गिराता है और सेउंगजे को बाहर खींचने के लिए आगे बढ़ता है। वह शटर बंद कर देता है, लेकिन यूनह्योक वहां मौजूद है और उसे अंदर रखने के लिए शटर को वापस पकड़ रहा है। इस साहसी कार्य में सांगवूक मिंजू और सूंग दोनों को अंदर खींच लेता है। वहां जोड़े को उचित तरीके से दफनाया जाता है क्योंकि निवासी एक साथ शामिल होते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं।
इसके पीछे यी क्युंग ने अकेले ही अपने राक्षसों से निपटने का फैसला किया। बाकी निवासी विचार करते हैं कि मानव होने का क्या मतलब है और क्या यह अभिशाप विकास का अगला कदम है। सांगवो के अतीत पर एक नजर डालने के साथ करते हैं, विशेष रूप से उन क्षणों पर जब उसे सेमुंगजे को हटाने के लिए काम पर रखा गया था। हालांकि शुरू में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन एक युवा लड़की और एक भावुक दुखी पिता की तस्वीर ही उनका मन बदलने के लिए काफी थी। वर्तमान में वापस सांगवोक यूरी को गले से लगा लेता है क्योंकि वह चौंक कर उठता है। वह जल्द ही जाने देता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि टीम इस बात पर विभाजित है कि उसे अपार्टमेंट ब्लॉक में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। हालांकि जिनो के अविश्वसनीय रूप से आभारी है, उसने धन्यवाद के रूप में उसे एक हार सौंप दिया। सेउंगजे की स्मृति से छुटकारा पाने के लिए सांगवूक का अंतिम कार्य उसकी चाबियों को 2 कब्रों के बगल में गंदगी में दफनाना है। यह देखते हुए कि लड़की को ढूंढने के लिए उसे भुगतान किया गया था, सांगवुक अपराध बोध से इतना अधिक डूब गया कि उसने जेहुन से अपनी ओर से प्रार्थना करने के लिए भी कहा। जबकि अधिकांश निवासी जाल बनाना शुरू कर देते हैं, ये क्यों अकेले ही निकल पड़ते हैं। जून 2020 में हमने उसे मुख्य चिकित्सक सांगवोन के साथ काम करते और छेड़खानी करते हुए देखा। यह आदमी उसका मंगेतर होता है और उसी वर्ष जुलाई में एक और फ्लैशबैक में ये क्यों को किसी भी पीड़ित को खोजने के लिए आग में वापस जाने के लिए व्यर्थ में पूछते हुए देखा जाता है, जब उसने उस सम्मान को अस्वीकार कर दिया। वर्तमान में वापस ये क्यों अपनी बाइक पर दौड़ती है और यूनह्योक और जेहुन बैठकर बात करते हैं। यह पता चला है कि जेहुन एक शराबी हुआ करता था, लेकिन उसने धर्म की ओर रुख किया जिसने उसे अपने बुरे समय से उबरने में मदद की और आगे भी बहुत सारे अंधेरे समय आने वाले हैं। हालांकि अभी के लिए निवासियों ने जीवित रहने के लिए 3 सरल नियम अपनाए हैं, जिनमें जोड़े में घूमना और हर रात 8 बजे अपने तापमान की जांच करना शामिल है। जबकि अधिकांश निवासी नियमों से सहमत हैं, डूसिक यूनसू को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके से खुश नहीं हैं। अभी के लिए यूनसू को एक काम करने वाले लड़के के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो निवासियों को जो चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए अलग अलग कमरों में जा रहा है। इस बीच सुकह्यून एक राक्षस में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसके बाल पूरी तरह से फर्श तक उड़ जाते हैं। एक अजीब चचेरे भाई की तरह वह अपनी पत्नी को उसे मारने के लिए कहने से पहले आगे बढ़ता है। सन्यंग निश्चित रूप से बाध्य होता है और बार बार अपने सिर पर लोहे का पाइप पटकना शुरू कर देता है। उन सभी वर्षों के दुर्व्यवहार, मानसिक और शारीरिक दोनों, खून से लथपथ बदले की एक तीव्र गति में सामने आते हैं। ये क्यों सांगवोन के कार्यालय में पहुंचता है, जहां यह पता चलता है कि क्रूक्रू ब्लॉक वास्तव में उसका है। वह इस अभिशाप पर एक रिपोर्ट लिख रहा है और जैसे ही वह उसके लिखे शब्दों को पढ़ती है, वह अचानक देखती है कि उसके ऊपर सैनिक खड़े हैं। वे उसे छीन लेते हैं और ये क्यों को ले जाते हैं। अपार्टमेंट में वापस यूनसू अपने सिर के अंदर के राक्षसों से पीड़ित रहता है। जब वह जागता है तो यून्यू उस पर नजर रखता है और उसकी बाहों पर निशान देखता है। वह उसे ठीक करने में मदद करती है और अंततः उसे खुद ही काम खत्म करने के लिए प्लास्टर छोड़ देती है। यूनह्योक कमरे के अंदर जाता है और उससे राक्षस स्थिति के बारे में बात करता है। वह चाहता है कि वे कोशिश करें और जीवित रहने का रास्ता खोजें, और अभी वे निश्चित नहीं हैं कि पूरी तरह से एक राक्षस में बदलने में कितना समय लगेगा। क्रूक्रू पोस्ट से हमने जो पहले सुना था उसे घटाकर 15 दिन लगते हैं। इस बीच यी क्यों को इन सैनिकों ने छत से पकड़ लिया है, जो उससे उसके द्वारा पढ़ी गई बातों के बारे में सवाल करते हैं। इसके बजाय वह उनके साथ मोलभाव करने की कोशिश करती है और उन्हें राक्षस बनने का विरोध करने वाले किसी व्यक्ति को दिखाने का वादा करती है। जैसा कि हमने जल्द ही देखा, यूनसू इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई हार रहा है क्योंकि वह छत से उल्टा लटक गया है और खुद को एक अजीब रिसने वाले कोकून में बदल लेता है। निवासियों ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन यह उनकी आखिरी समस्या है। पहले से बिजली की तरह तेज चमकता हुआ प्राणी जाल से बाहर निकलता है। इससे पहले कि डूसिक अपने हथियार के साथ गोली चलाने के लिए तैयार हो, वह हॉलवे के माध्यम से बच्चों में से एक का पीछा करता है। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता है क्योंकि हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। 2 रोमांचक एक्शन सेट सामने आए हैं। एक में पार्किंग स्थल पर समूह को दिखाया गया है और दूसरे में ऊपर की मंजिल पर डूसिक को दिखाया गया है। नीचे समूह एक कार में बंध जाता है और निकल पड़ता है क्योंकि कई जीव उन्हें घेर लेते हैं। जेहुन और जीसू एक साथ काम करते हैं जबकि यूनह्योक गाड़ी चलाते हैं। ऊपर यून्यू सैनिकों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि उन्हें एक साथ काम करने और खतरे को विफल करने के लिए जाल का उपयोग करने की आवश्यकता है। हाथ में जलती हुई मोलोटोव के साथ
समूह प्राणी को इतनी देर तक जलाता है कि डूसिक सुरक्षित रूप से दूर रेंग सके और ह्यूनसू कूदकर अपने भाले से प्राणी को करंट मार सके। अपनी जान बचाने के बाद समूह ह्यूनसू की कुछ अधिक सराहना करता है और शुरुआत में उसे बंद करने के लिए माफी मांगता है। इस बीच यूरी सांगवूक से बात करता है, जो अंततः उसके अभिमान को निगल जाता है और उसे अपने घावों की देखभाल करने की अनुमति देता है। वह भी वास्तव में बहुत बुरे तरीके से है, खासकर जब वह खून और हरे टेप की लाल गंदगी दिखाने के लिए अपनी शर्ट उठाता है। बाद में समूह के सभी लोग खाने के लिए बैठ गए, लेकिन ह्यूनसू और सांगवूक ने खुद को निवासियों के मुख्य समूह से दूर ले लिया। हालांकि गिल्सेओग उनसे जुड़ते हैं। वह अपने पेट पर घाव का निशान दिखाता है और उन दोनों के साथ आम सहमति तलाशने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि यह चाल चल रही है, क्योंकि यह जोड़ा पालथी मारकर बैठता है और खाना खाता है। पानी की टंकी के दूषित होने से समूह को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ गंभीर समस्याएं हैं। तहखाने में नीचे यूनह्योक और डूसिक अपनी कार को हुए नुकसान की जांच करते हैं और बहुत देर होने से पहले बाहर निकलने और संसाधनों को हथियाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से घबराहट और भय से उंगवान को घेर लेता है, क्योंकि वह उनकी स्थिति के बारे में पागलों की तरह चिल्लाने और निराश होने लगता है। शुक्र है कि गिल्सेओग उससे कुछ समझदारी से बात करने में कामयाब रहे। उसके बाद सांगवूक ने भी एक तेज मुक्का मारा। जबकि यह सब चल रहा है, सैनिकों द्वारा जीक्यूंग को उसकी कठिन परीक्षा से मुक्त कर दिया गया है। उसने बताया कि जो लोग इस राक्षसी संक्रमण से बच जाते हैं, उन्हें विशेष संक्रमित के रूप में जाना जाता है। अपार्टमेंट परिसर में वापस समूह एक साथ आता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। हालांकि यह तूफान से पहले की लौकिक शांति है, क्योंकि हमारे सभी निवासी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जीसू अपना गिटार बजाती है, जबकि ह्यूनसू सुनता है। जेहुन सोजू पीता है, जबकि सांगवूक सेउंगवान से उसे मारने के लिए माफी मांगता है। दुर्भाग्य से जीसू कुछ ही समय बाद सबसे खराब स्थिति में आ जाता है और गिर जाता है। पता चला कि उसे अपेंडिसाइटिस है। उसे सर्जरी की जरूरत है और रोगाणुहीन उपकरण या मौके पर मौजूद डॉक्टर के बहुत कम होने से चीजें निराशाजनक दिखती हैं। हालांकि जब समूह सर्जरी की तैयारी कर रहा था, तो वायरी स्वयंसेवक मदद के लिए आगे आए। कमरे के बाहर यूनह्योक ने ह्यूनसू को चेतावनी दी कि अगर चीजें विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उसे आगे बढ़ना होगा और उन संसाधनों को प्राप्त करना होगा जिनकी उन्हें आवश्यकता है। समूह अब अनिवार्य रूप से दो भागों में विभाजित हो गया है। अधिकांश निवासी जीसू को बचाने की कोशिश करने के लिए पीछे हट गए हैं। जैसे ही ह्यूनसू मजबूत कार में बैठता है, उसे अपने अतीत के महत्वपूर्ण क्षण याद आते हैं। बदमाशी और पछतावे से भरा बचपन। उसके पिता के शामिल होने पर बदमाशी रुकने के बावजूद उसके पुराने दोस्त ने उसे अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहराया। यही वजह है कि ह्यूनसू ने अपनी कलाई पर स्टेनली चाकू ले लिया। वह अपराध बोध से ग्रस्त था और उसे विश्वास था कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। वर्तमान में ह्यूनसू बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है, लेकिन एक विशाल प्राणी कार के किनारे से टकराता है और उसे गिरा देता है। यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना विफल हो गई है, विशाल को वापस और पहले से कहीं अधिक गुस्से में पाता है। गिल्सेओग मदद करने की पूरी कोशिश करता है, प्राणी पर मोलोटोव फेंकता है, जब तक कि उसकी नाक से खून बहना शुरू नहीं हो जाता। यह प्राणी उन दोनों पर हावी हो जाता है, क्योंकि गिल्सेओग एक भयानक अंत को प्राप्त करने के लिए तैयार दिखता है। शुक्र है वह जीक्यूंग द्वारा फायर ट्रक से टकराने के कारण बच गया। हालांकि यह इसका अंत नहीं है, क्योंकि प्राणी ट्रक को पलटने और उसे कुचलने की कोशिश करता है। सांगवूक यूरी को कार से मुक्त करने की पूरी कोशिश करता है, जबकि जीक्यूंग दूसरों को सुरक्षित भागने के लिए बचाने के लिए आवश्यक ध्यान भटकाने का काम करता है। प्राणी के गंभीर रूप से जलने के कारण जीक्यूंग उस पर फायर इंजन से बार बार हमला करता है और उसे बचाने में सफल होता है। अंदर वापस जेहुन निगरानी रखता है, जबकि यूनह्योक अपनी सर्जरी पूरी करता है और अपना भाग्य जीसू पर छोड़ देता है। बाहर का खतरा टल जाने के बाद टीम वापस आ गई, क्योंकि जीक्यूंग का फायर ट्रक समूह के लिए महत्वपूर्ण ताज़ा पानी की आपूर्ति करता है। गिल्सेओग ने यूरी को बाहर जाने के लिए डांटा, हालांकि जीक्यूंग की बदौलत अब उसके पास इन्हेलर है। इस बीच जेहुन पुरानी आदतों में वापस आ जाता है और शराब पीना जारी रखता है। हालांकि सांगवूक राक्षसों के बारे में सब कुछ जानता है और उसके सामने बैठता है और जेहुन को आशा नहीं छोड़ने के लिए मनाता है। जब ह्यूनसू जागता है, जीक्यूंग उसका सामना करता है और पूछता है कि उसके पहले लक्षण कब आए थे। वह उससे कहता है कि वह सिर्फ जीना चाहता है। आखिरकार जीक्यूंग ने स्वीकार किया कि वह सैनिकों के पास गई थी और उन्हें ह्यूनसू के बारे में भी बताया था। इसके बाद वह स्नान करती है, जहां अपराध बोध उसे खत्म करने की धमकी देता है।
सैनिकों ने उसे जाने देने और यूनसू को उनके पास लाने के लिए सांगवोन एक्सचेंज के बारे में और अधिक खुलासा करने का वादा किया। उसे अपने स्थान का पता लगाने के लिए एक ट्रैकर देने के बाद उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी, क्योंकि ह्यूनसू उनके जीवित रहने की कुंजी हो सकती है। जब सन्यन को पता चलता है कि वह संक्रमित है तो समूह ने सर्वसम्मति से उसे अंदर रखने के लिए मतदान किया। अब इन जीवित बचे लोगों के बीच मित्रता की भावना है, लेकिन निवासियों ने सुरक्षित रहने के लिए उसे अलग थलग कर दिया है। सन्यन के फिलहाल चले जाने के बाद बाकी निवासी एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते हैं। दुर्भाग्य से एक भागा हुआ सैनिक अपार्टमेंट ब्लॉक में आ जाता है और उसे ऐंठन होने लगती है और खांसी के साथ खून आने लगता है। हालांकि नाटक से दूर यूनसू यून्यू से खुलकर बात करती है, जो स्वीकार करती है कि उसने बैले छोड़ दिया है और उसे पहले से ही हाथ से इशारा करना सिखाती है। दयालुता का यह छोटा सा कार्य यूनसू के लिए अपने बाल काटना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। यह एक प्रतीकात्मक इशारा है जो दर्शाता है कि वह वर्षों से महसूस किए गए सभी दर्द और दुख को दूर कर रहा है। जीसू सर्जरी से सुरक्षित और स्वस्थ होकर जागते हैं, जो इस स्थिति से आने वाली एक सकारात्मक बात है। सैनिक जागता है, जिसे हम सीखते हैं उसे जूसेओं कहा जाता है। वह स्पष्ट रूप से सदमे में है और जैसे जैसे उसका रेडियो जीवन में प्रवेश करता है वह और अधिक अनियमित होने लगता है। यह महसूस करते हुए कि उनका एसओएस संदेश इतना अच्छा विचार नहीं हो सकता है, सांगवूक और यूनसू ने आगे बढ़कर इसे काट दिया। वापस नीचे जाते समय वे लिफ्ट में सुरक्षा गार्ड को हाथ में हथियार लेकर नीचे जाते हुए देखते हैं। यूनसू भी नीचे गिर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि मक्खियां उसके चेहरे के चारों ओर घूमती हैं। शुक्र है कि जेहुन उसे रोकने के लिए वहां मौजूद है, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। दुर्भाग्य से जेहुन ने आगामी झड़प में अपना हाथ खो दिया। उसकी तलवार का ब्लेड भी कट जाने के कारण जेहुन लड़खड़ाकर आगे बढ़ता है और सुरक्षा गार्ड को पकड़ लेता है, उसकी छाती में छुरा घोंप देता है और उसे दूसरों से दूर रखता है। खुद का बलिदान करते हुए वह गार्ड को पकड़ लेता है और उसे लिफ्ट में रोक लेता है, दूसरों से आग अंदर फेंकने के लिए कहता है। आखिरकार यूनह्योक वैसा ही करता है जैसे जेहुन आग में मर जाता है। जीसू के धीरे धीरे ठीक होने के साथ जेहुन के अंतिम शब्दों को याद करने के साथ उसने उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है। जैसे ही वह दीवार के सामने बैठती है, जीसू दुहक से उबर जाती है और यून्यू दिखाती है और उसके मूड को ठीक करने के लिए कुछ चॉकलेट गिराती है। वास्तव में उसके पिछले राक्षसों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जीसू इस मौत को सबसे कठिन तरीके से ले रही है। जीसू को दुखी न होने के लिए कहती है और कटे हुए ब्लेड को सौंप देती है। जबकि सांगवूक ने प्रतीकात्मक रूप से जेहुन की कब्र पर सोजू की एक बोतल खाली कर दी, सन्यन ने संक्रमण के सबसे बुरे दौर से उबरने से पहले बचे हुए दिनों की गिनती जारी रखी। 5 दिन, यह महसूस करते हुए कि उन्हें राक्षसों के खिलाफ पूरी तरह से लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल वह चुप है, क्योंकि गिलसेब ने ट्रक को अपार्टमेंट ब्लॉक की ओर दौड़ते हुए देखा है। ट्रक सीधे सामने के दरवाजों से टकराता है, जिससे ढेर सारे लोग उतर जाते हैं, जो भागे हुए सैनिक को मार देते हैं और बाकी निवासियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। जबकि वे गिलसेओब को ले जा रहे हैं, उसने बच्चों को झरोखों में सुरक्षित रखा है। दुर्भाग्य से सभी निवासी खुद को भूतल पर एक अस्थायी जेल में फंसा हुआ पाते हैं। एक पेंसिलयुक्त रूपरेखा उनके लिए लाइन में बने रहने के लिए पर्याप्त है, खासकर जब जियू को एक उदाहरण के रूप में शूट किया जाता है कि जब उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होता है। उनके नेता जंगसियोब दूसरों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम समय में कटौती करते हैं और देखते हैं कि इस आदमी के साथ क्या हुआ। वह अतीत के टुकड़े उजागर करता है, जिसमें एक छोटा चर्च भी शामिल है जिसे उसने शवों से भरा हुआ पाया था। जैसे ही वह बुरी तरह मुस्कुराता है, वह उन सभी को बताता है कि मनुष्य असली राक्षस हैं। सभी के एक साथ फंसने से जीक्यूंग और सांगवूक इस संकट से बाहर निकलने के लिए उनके एकमात्र हथियार प्रतीत होते हैं। यूनह्योक को उनके उद्देश्य के लिए भर्ती किया जाता है, क्योंकि जंगसियो पकड़े गए सन्यन से बात करता है। जीक्यूंग और सांगवूक दोनों एक साथ काम करते हैं और उनकी बंदूक और कुल्हाड़ी छीनने से पहले 2 सैनिकों को मार गिराने में कामयाब होते हैं। आखिरकार वे अपनी चाल चलते हैं और सारा संकट खत्म हो जाता है। निवासी एक साथ काम करते हैं और एक एक करके विभिन्न सैनिकों को चुनते हैं। यूनसू मुख्य आलिंद में प्रभारी का नेतृत्व करता है, लेकिन जब जंगसेब अंततः बंदूक की नोक पर यूनह्योक को पकड़ लेता है तो चीजें स्थिर हो जाती हैं। केवल सन्यन लौटता है और एक अन्य सैनिक को गिराने के बाद यूनसू की छाती में चाकू घोंप देता है। जैसे ही यूनसू पीड़ा से छटपटाते हुए जमीन पर गिरता है, अन्य निवासी भयभीत होकर देखते हैं कि आग लगती है और सन्यन को अपनी चपेट में ले लेती है। यूनसू को लिफ्ट में ले जाने के बाद जीक्यूंग बाकी निवासियों को बचाने और मुक्त करने में सफल हो जाता है।
नीचे की हलचल से अनजान यूनसू जागता है और खुद को छत पर पाता है। वह लड़खड़ाकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह लड़खड़ाता है, जंगसियोक उसे फिर से गोली मार देता है। विद्रोह ने अपराधियों के समूह को जकड़ लिया है, क्योंकि उनमें से एक सैनिक आगे बढ़ता है और जंगसियोक की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वह किनारे पर गिर जाता है। यह पता चला कि आखिरकार जंगसियोक असली नेता नहीं थे, वह केवल खरगोश था, जबकि यह व्यक्ति लौकिक भेड़िया है। खून से सना हाथ फैलाकर वह यूनसू के साथ एक सौदा करने की कोशिश करता है, जैसे एक सैन्य हेलीकॉप्टर संक्रमण के बारे में एक पत्रक लेकर उड़ता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरती है, यूनसू बाकी निवासियों से मिलने की तैयारी करता है। यूनसू लिफ्ट से हुड वाली आकृति के साथ दिखाई देता है। उन्हें आश्चर्य होता है जब उन्हें रास्ते में ढेर सारे हथियार मिलते हैं। यूनसू उन सभी को अपने हथियार छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह पुष्टि करता है कि अपराधी उसके जैसा ही है। फिलहाल शत्रुता शांत होने के बाद यूनसू ने सन्यन के शरीर को देखा और टिप्पणी की कि कैसे उसने ही हत्या की गोली चलाई थी। हालांकि बाद में वह उस नेता के साथ बैठता है जो उसकी आपबीती के बारे में बात करता है। वह इलाज की तलाश में अधिकारियों के पास गया, लेकिन उन्होंने संक्रमण को दूर करने के लिए उस पर हर वह प्रयोग किया जिसके बारे में वे सोच सकते थे। जब वे बात कर रहे होते हैं, यूनह्योक और यून्यू इस बात पर विचार करते हैं कि सैन्य पत्रक के साथ क्या करना है, विशेष रूप से क्या अपनी खुद की त्वचा को बचाने के लिए यूनसू को बेचना है। कहीं नहीं मिलने पर वह यीक्यूंग की ओर मुड़ता है, जो उसे वह ट्रैकर दिखाता है जो उसे मिला है, और वह इस पर विचार कर रहा है कि इसका उपयोग करना है या नहीं। उसी समय सांगवूक यूरी को पकड़ लेता है और फर्श पर गिरने के बाद उसे मुख्य प्रांगण में ले जाता है। लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर वह जंगल की ओर निकल जाता है और चारों ओर गोलियों की बौछार होने लगती है। यूरी और सांगवूक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ड्योंगिल एक जानलेवा गोली मारता है, जबकि जीक्यूंग द्वारा उसे मशीन गन से दागने की कोशिशें खतरे को रोकने में बहुत कम मदद करती हैं। हालांकि यूनसू ने काफी कुछ देखा है और झपटकर उसे नीचे गिरा दिया। बस वह वापस उठता है और बाहर आग जला देता है। यूनसू ने संक्रमण को अपने ऊपर हावी होने दिया, जिससे अचानक एक पंख उग आया जहां उसकी बाह हुआ करती थी। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे फाइनल फैंटेसी 7 के वन विंग्ड एंजल के शुरू होने की आधी उम्मीद थी। वैसे भी दोनों लड़ते हैं, लेकिन डूसिक गोलीबारी में फंस जाता है और यूनसू को उसके अंधेरे भाग्य से बचाने की कोशिश में खुद को बलिदान कर देता है। ऐसा लगता है कि यह काम भी कर रहा है। जैसे ही पंख वापस डूब जाते हैं और वह अपने मानव रूप में लौट आता है, वे बेकाबू होकर सिसकते हुए एक दूसरे की बाहों में गिर पड़ते हैं। यह एक बड़ा क्षण है। बाहर जीसू और सांगवूक दोनों इस दुनिया से विदा होते हुए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इस बीच गिलसेओक को डुसिक द्वारा छोड़ा गया एक उपहार याद आता है और वह उसे सुयोंग और येओंगसू के पास लाता है। दयालुता के इस कार्य के बाद यूरी वापस जाता है और पाता है कि गिलसेप की नींद में ही मृत्यु हो गई है। जैसे ही उसे अस्थायी कब्रस्थल पर ले जाया गया, बाहर बर्फ गिरने लगी तो उन्हें एक भूमिगत बंकर मिला। वह बर्फ बर्फीला तूफान बन जाती है, क्योंकि सेना अपार्टमेंट परिसर को घेर लेती है और उन पर हमला करने की धमकी देती है। केवल अब हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में क्या हो रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी मिल गई है। सभी बचे लोग आग के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। वे यूनसू को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बाहर जाने पर अड़ा हुआ लगता है। नीचे बंकर में हथगोले छोड़े जाते हैं, जिससे सेना अपनी स्थिति पर गोलियां चलाती है। सभी निवासी बेसमेंट में घुस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। केवल यूनसू उनका अनुसरण नहीं करता है। यूनसू बहुत दूर चला गया है। जैसे ही यून्यू को पता चलता है कि समय समाप्त हो गया है, गेट कसकर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यूनह्योक इस उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान कर देता है, अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करने के लिए अवज्ञा का एक आखिरी क्षणभंगुर कार्य। जैसे ही उसके चेहरे से आंसू बहते हैं, अंततः इमारत गिरने पर खून में मिल जाते हैं। भूमिगत बॉम्ब समूह में लौटता है और उत्साह से भौंकता है, जिससे समूह सुरक्षित हो जाता है। वे दरवाजे खोलते हैं और फिर से बाहर निकलते हैं और अपने सामने बदली हुई उजाड़ दुनिया को देखते हैं। सभी के एक साथ शामिल होने पर उन्हें बंदूकें ताने हुए सैनिकों की एक सेना का सामना करना पड़ता है। जीक्यूंग ने कदम उठाया, क्योंकि उनके नेता ने खुलासा किया कि उन्होंने बटन नहीं दबाया था और उनका सौदा अभी खत्म नहीं हुआ है। बिना किसी अधिक विकल्प के सभी को एक ट्रक पर बिठा दिया जाता है, जो संभवतः पत्रक में उल्लिखित उत्तरजीविता शिविर के लिए बाध्य होता है। दुर्भाग्य से जीक्यूंग उनके साथ नहीं जाते। जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है,
एक पस्त और खून से लथपथ ह्यूनसू अपनी आंखें खोलने के लिए अपने घावों से उबर जाता है। कार में उसे घूरकर देखने वाला कोई और नहीं बल्कि सांगवूक है जो ट्रक चला रहा है। लेकिन क्या यह सचमुच सांगवूक है या यहाँ कुछ और चल रहा है?